हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये तीसरा क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरे क्लास का 83वां क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 83 उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। ऑप्शन अ है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, ब बच्चों के पठन क्षमता विकास से, स बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या द बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा विषय के शिक्षण से। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। उपचार का मतलब ही होता है उपचार करना यानी दूर करना, तो यही ऑप्शन सटीक है, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, ये तो शिक्षण से है, शिक्षण का दिया है, इस क्षमता के विकास से। और द है बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से, तो ये सब आंसर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 84 है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का वितरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अ अवलोकन, ब युग्म मूल्यांकन, स छात्र प्रोफाइल, द समाज मिति। तो इसका सही ऑप्शन है छात्र प्रोफाइल। इसी को पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। जब बच्चे का एडमिशन होता है, जब बच्चा पहले दिन से क्लास में जाता है, तो उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसके मासिक टेस्ट होता है, जो भी मूल्यांकन किया जाता है, वर्बल और लिखित जो भी होता है, उस सबको एक एक डायरी टाइप उसका एक तैयार किया जाता है। हर बच्चे के नाम से एक फाइल तैयार की जाती है और उसमें सभी उसके गुण अवगुण को लिखा जाता है। उसी को छात्र प्रोफाइल कहते हैं या फिर उसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। ऑप्शन अ है नियंत्रण, ब संकेतक, स मापन, द ऐन्द्रिक। इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है मापन। मापन द्वारा ही तो पता चलेगा कि बच्चे ने कितना अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है। और जो किसी भी व्यक्ति का हम मापन ही ना करें, केवल सिखाते जाएं, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या सीखा है, कौन सा क्षेत्र उसका मजबूत है, कौन सा क्षेत्र उसका कमजोर है। तो मापन द्वारा पता चलता है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का पहला है समस्या हमारी और हल भी हमारा, ब है समस्या का हल, स है समस्या का तार्किक हल, द है समस्या का गहन विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है अ समस्या हमारी और हल भी हमारा। और जो हम चाहें तो अपना समस्या का हल खुद कर सकते हैं। जो भी समस्या होता है हम हमारे अंदर वो सबकी उसकी हल करने की क्षमता होती है, उसको दूर करने की क्षमता होती है। तो क्रियात्मक जो इसका इसका मोटो होता है समस्या हमारा और हल भी हमारा, कि इसी के आधार पे ये मतलब क्रियात्मक शोध होता है। जो भी समस्या उत्पन्न होता है उस पर काम किया जाता है और उसको दूर किया जाता है, शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा। प्रश्न संख्या 87 है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन अ है समय अधिक लगता है, ब इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, स सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, द अनुभवजन्य होता है। तो जो क्रियात्मक शोध के द्वारा हमें अनुभव प्राप्त होता है, तो अनुभवजन्य होता है। समय अधिक लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, निगेटिव आंसर हो गया ना। इसमें हमको पॉजिटिव आंसर देना है। वो है इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। कोई जरूरी नहीं है कि नए सिद्धांत का प्रतिपादन ही हो, कोई जरूरी नहीं है। बच्चे को सीखने से मतलब बस होना चाहिए। स है सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द अनुभवजन्य होती है। प्रश्न संख्या 88 है क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो इसका सही उत्तर है 6। क्रियात्मक जो शोध है उसका 6 चरणों में संपादन होता है। और संज्ञानात्मक शोध का भी 6 होता है, भावात्मक शोध का भी, सबका 6 चरण होते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 89 है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाली तथ्यों को जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। ऑप्शन अ है पर व्यक्ति, ब गुणवत्ता, स समय,
द मूल्यांकन। तो जो ये तीनों ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, निगेटिव आंसर एक ही है, पर व्यक्ति। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो जो निगेटिव होता है वही सही आंसर होता है। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, पर व्यक्ति। प्रश्न संख्या 90 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। ऑप्शन अ है संकल्पना, ब है पूर्व हल, स है पूर्व उत्तर और द है परिकल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द परिकल्पना। परिकल्पना होता है किसी निश्चित घटना या परिणाम के बारे में अनुमान या प्रस्ताव को दर्शाना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना मतलब निश्चित अनुमान लगाना, एकदम निश्चित हो, अनुमान है लेकिन वो निश्चित हो कि यही होगा, उसको परिकल्पना कहते हैं। और संकल्पना किसे कहते हैं? संकल्पना वो होता है मानसिक छवि या विचार को दर्शाता है। संकल्पना मानसिक छवि या विचार को दर्शाता है, संकल्पना, इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो अब इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। निश्चित कल्पना को परिकल्पना कहते हैं और मानसिक छवि या विचार को दर्शाने वाले को संकल्पना कहते हैं। और पूर्व हल, हल से पूर्व, और पूर्व उत्तर, उत्तर से पूर्व, ये तो शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन द सही है, परिकल्पना। प्रश्न संख्या 91 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्षण समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन अ है यथेष्ट, ब है समिष्ट, समष्टि, स है व्यष्टि और द है जनसमूह। तो इन सब का अर्थ आप देख लीजिएगा, आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर कहाँ से बताएंगे। अ का अर्थ होता है यथेष्ट का पर्याप्त, मतलब जितना चाहिए उतना, इसका अर्थ होता है पर्याप्त। लिख नहीं पा रहे हैं, सही से लिखा नहीं पा रहा है, लेकिन आप इतना समझिए, यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त, समष्टि का अर्थ होता है समान, और ये व्यष्टि का अर्थ होता है अलग अलग, और जनसमूह का अर्थ तो आप लोगों को पता है, लोगों का समूह, जनसमूह। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, उसे समष्टि कहते हैं। जैसे समान लोगों के बारे में किया जाता है, जो भी क्रियात्मक समूह एक बार शोध किया जाता है, एक तरह के लोगों को लेके एक साथ किया जाता है, लोगों को या बच्चों को लेके एक क्लास के, और एक साथ उस पर कार्य किया जाता है, तो समष्टि इसका सही उत्तर हो जाएगा। समष्टि का अर्थ होता है समान। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। ये भी प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन अ है साक्षात्कार, ब प्रश्नावली, स प्रत्यक्षण और द अवलोकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण जो है क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इन सब का साक्षात्कार, इंटरव्यू होता है, प्रश्नावली, अवलोकन, ये सब हम क्रियात्मक शोध में करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षण नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, बालक एक ऐसा पुस्तक है जिसका अध्ययन आदो पांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है। तो इसका ऑप्शन अ है प्लेटो, ब है अरस्तु, स है रास और द है ह्यूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास। रास ने ये कथन दिया था। तो अब इसका ऑप्शन अ देखते हैं, प्लेटो ने क्या किया था, ये निगमन विधि को दिया था। निगमन विधि को प्लेटो ने दिया था और अरस्तु ने आगमन विधि को दिया था। तो साथ साथ में आप इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 94 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। अ उदाहरणार्थ प्रश्न, ब पुनः स्मरण प्रश्न, स प्रत्याभिज्ञान प्रश्न और द बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदाहरणार्थ प्रश्न। आप क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न परीक्षण मतलब कि आप और जो निबंध के रूप में परीक्षण ले रहे हैं, बच्चों को निबंध लिखने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें तो एग्जाम्पल तो दिए, एग्जाम्पल के रूप में ही ना बच्चा निबंध लिखेगा और बढ़ाता जाएगा। निबंध में तो यही होता है, और जो निबंध किसी विषय में आप लिखते हैं तो आप हर तरह से उस पर लिखते हैं, जितना बड़ा से बड़ा लिखेंगे उतना अच्छा होगा। आप एग्जाम्पल देते जाइए और उसको बढ़ाते जाइए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा और उदाहरणार्थ प्रश्न। प्रश्न संख्या 95 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। अ समय की मितव्ययिता, ब फलांकन की सुगमता, स पाठ्यक्रम की व्यापकता, द रचना एवं प्रशासन की सुगमता।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। तो विशेषता नहीं है, ये पाठ्यक्रम की इसमें व्यापकता नहीं होता। आप पहले सबसे पहले आप अर्थ समझिए कि सारे ऑप्शन का ये अर्थ क्या होता है। इसका ऑप्शन अ जो दिया है, समय की मितव्ययिता। तो मितव्ययी मतलब होता है समझदारी से खर्चा करना। मितव्ययी मतलब होता है समझदारी से खर्चा करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये भी होता है, समझदारी से समय का खर्चा होता है क्योंकि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ले लिया जाता है। और फलांकन की सुगमता होती है, जो हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर पता लगाना कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करे सारे बहुविकल्पी प्रश्न को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, और हम उसके बारे में पता लगें कि उसका क्षेत्र कौन सा कमजोर है, कौन सा, ये भी आसानी से पता चल जाता है। और द है रचना एवं प्रशासन की सुगमता। ये भी है, आसान है, उसको बनाने में भी सुगमता होती है और उसको कंडक्ट करवाने में, परीक्षा लेने में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देने में भी आसानी होती है। लेकिन पाठ्यक्रम की व्यापकता कोई जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम होगा तभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया जाएगा, अंतर छोटे में नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये निगेटिव आंसर है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 96 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। किसका? ऑप्शन अ है मौलिक शोध का, ब है व्यवहारिक शोध का, स है क्रियात्मक शोध का, या द उपयुक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध का। अभी पीछे हमने पढ़ा है समस्या और हमारा और हल भी हमारा, जिसमें शिक्षक और बच्चे, शिक्षार्थी साथ में मिलकर शोध क्रिया करते हैं, क्रियात्मक शोध कहलाता है। और इसमें ही हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपनी समस्या को मिलजुल कर उसको हल निकालेंगे। हमारा समस्या है, हम उसे कोशिश करके दूर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 97 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ऑप्शन अ है व्यवहारात्मक अनुभव, ब प्रेरणात्मक अनुभव, स स्मृति अनुभव, या द अधिगम अनुभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम अनुभव। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव मतलब, और जो शैक्षिक आपने शिक्षा ग्रहण किया है तो आपके अधिगम में अनुभव ही होंगे, मतलब आप जरूर आपके अनुभव में आपके बदलाव होगा, आपको पढ़ने लिखने में जरूर सुगमता होगी। तो शैक्षिक मूल्यांकन में अधिगम अनुभव आता है, तो इसका आंसर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, परिकल्पना होती है अ समाधान का पूर्ण अनुमान, ब समाधान का बाद में अनुमान, स शोध के मध्य में अनुमान, या द कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो इसका ऑप्शन अ सही है, समाधान का पूर्ण अनुमान। अभी पीछे हमने लोग पढ़ा है परिकल्पना का अर्थ होता है कि पूर्ण अनुमान लगाना, अनुमान लगाया जाए लेकिन पूर्ण रूप से लगाया जाएगा कि यही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न संख्या 99 है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है अ गणित से, ब विज्ञान से, स भूगोल से, या द अर्थशास्त्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणित से। गणित में ही मापन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है 50 नंबर का, 60 नंबर का, उसमें आप 40 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये मापन है आपका कि आप कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40 अंक। और जो कोई चीनी है 2 केजी का है तो 2 केजी क्या है, ये मापन कहलाएगा, चीनी का मापन। और दूध 2 लीटर है या 1 लीटर है तो 1 लीटर जो होगा दूध की मात्रा है, ये क्या कहती, मापन कहलाएगी, ये मापन कहलाएगी। तो इसको गणित में यूज किया जाता है इसको। प्रश्न संख्या अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। सेम वही चीज लिख रहा है, मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, एस.एस. स्टीवेंस ने। एस.एस. स्टीवेंस ने ये कहा है, ये उनका कथन है। तो यहाँ पे वुंड दिया है, वुंड के बारे में क्या जानते हैं हम लोग। वुंड ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। तो इसके साथ ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 121 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग है अ बालक, ब समाज, स विषय वस्तु, या द उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है जिसमें बालक भी आता है, मुख्यतः बालक को ही तो शिक्षा दी जाती है, तो ये तो उसका अंग होगा ही। और समाज है, बालक समाज से भी बहुत कुछ सीखता है, तो ये भी होगा। और विषय वस्तु जो उसका पाठ्यक्रम है वो तो बहुत ज़रूरी है, उसी से तो वही पढ़ाया जाता है बच्चे को। ये तो तीनों उनके अंग हो जाएंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 102 है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। अ ज्ञानात्मक, ब भावात्मक, स क्रियात्मक क्षेत्र या द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है द उपर्युक्त सभी। तो ये तो बहुत पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कौशल के 3 क्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक का एक और नाम है कौशलात्मक, कौशलात्मक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 103 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अ अनुवाद, ब विवेचना, स विस्तार या द अनुप्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। ये बौद्धिक योग्यता नहीं है, ये बौद्धिक मतलब ये बौद्धिक में यह ज्ञानात्मक अनुप्रयोग है, मतलब योग्यता का अंग है। ये ज्ञानात्मक का एक चरण है। तो द सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है तो जो निगेटिव होगा वही सही आंसर होगा। प्रश्न के 104 है, रास का कथन है। अ बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, ब बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, स बचाव निदान का मध्यतम स्तर है, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये पहले भी आ चुका है, ये पहले ये प्रश्न दिया था और पूछा था किसका कथन है, तो हम लोगों ने रास को बताया था। तो ये इनडायरेक्ट मतलब उल्टा करके पूछ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 105 है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। अ उत्पादक, ब उपभोक्ता, स उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, द न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। इसमें बच्चा और शिक्षक यानी शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों क्रियात्मक शोध में मिलकर काम करते हैं, यानी दोनों शोधकर्ता होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स। प्रश्न 106 है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। अ केवल शिक्षक को, ब शिक्षक व प्रधान अध्यापक को, स है शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और छात्रों को, द शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ए बी एस से सभी को। तो जो क्रियात्मक शोध होता है एक ऐसा शोध है जिसमें आप सभी मिलकर काम करते हैं और सभी किसी के समस्या हो, उसे जो भी समस्या उत्पन्न हुआ हो शैक्षिक उसमें सभी पे काम किया जाता है। तो ये इसमें सभी भाग ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन द सही है। प्रश्न संख्या 107 है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है। ऑप्शन अ है क्रियात्मक शोध, ब है मौखिक शोध, स है ऐतिहासिक शोध या द है वैज्ञानिक शोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। जो क्रियात्मक शोध है उनमें अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया है। इसको आप सिंपली याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 108 है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने के लिए वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्न 2017 में पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन अ है विश्वसनीयता, ब है आच्छादन, स है मूल्यांकन या द है समाज मिति। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन इसका सही आंसर हो जाए। मूल्यांकन से ही तो हमको पता लगता है कि जो पूछा है कि जैसे कि हमको कहाँ तक सीख लिए हैं और कहाँ तक बाकी है। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, मतलब कहाँ तक उपयोगी है, इससे तो यही मूल्यांकन से ही तो पता लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। अब समाज मिति का अर्थ क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सामाजिक समूह के संबंधों और अंतःक्रियाओं के अंश या मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो कहलाता है समाज मिति। इसका अर्थ है। और आच्छादन का क्या अर्थ है? आच्छादन का अर्थ होता है, आच्छादन मतलब होता है अर्थ, अर्थ ही होता है आच्छादन। उसका इसका मतलब होता है अर्थ या अनुवाद, वो आच्छादन कहलाता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, मूल्यांकन से ही पता लगेगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। ऑप्शन अ है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ब है नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, स है सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, द है बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, व्यक्ति के सभी पक्ष के मूल्यांकनों से। तो ये भी तीनों को ऑप्शन सही है। व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है नैतिक मूल्यांकन, सामाजिक
पक्ष के मूल्यांकन और बौद्धिक मूल्यांकन, ये तब भी होता है, लेकिन ये दोनों, ये कोई इसमें इन तीनों में से कोई टिक करेंगे तो हमारा आंसर अपूर्ण होगा। उससे बढ़िया आंसर हमारे पास अ है, व्यक्ति के सभी पक्ष के मूल्यांकन से, ये तीनों इसी में आ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन अ सही होगा। प्रश्न संख्या 110 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन अ है एस स्टीवेंस, ब स्टीफन एम कोरे, स जीसी हेल्स हेल्म स्टेट डेटर, द है ब्रेडफील्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ब स्टीफन एम कोरे। 110 का आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। प्रश्न संख्या 111 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था 2009 में। 2009 में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। संविधान के 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत ये बात कही गई कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। तो इतना बात आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर है अ 2009। प्रश्न संख्या 112 है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है। इसका ऑप्शन देखते हैं, अ है मापन, ब है मूल्यांकन, स परीक्षण, द है उपलब्धि। तो ये मापन है। कोई भी ये मात्रा है ना, मात्रा को बता रहा है 60 अंक, 2 किलो या 2 लीटर, ये सब मात्रा को बता रहा है, मापन के द्वारा ये होता है। तो इसका सही आंसर अ है मापन। प्रश्न संख्या 113 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी। तो पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। ये वो इसको 1956 में विकसित हुई थी, तो इसको याद रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 114 है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो प्रोफेसर एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? ओरिजिन ऑफ सीरीज। ऑप्शन ब है इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, स है इम्प्रूव एजुकेशन, और द है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। इसका सही ऑप्शन है द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ये है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक। अब ये जो 3 ऑप्शन हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं कि ये तीनों पुस्तक को किसने लिखा है। तो पहला है ओरियन ऑफ स्पीसीज, इसको चार्ल्स डार्विन ने 1959 ईस्वी में लिखा था। और वह है इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इसको रॉबर्ट एल ईवेल ने लिखा था। और स है इम्प्रूव एजुकेशन, इसको विक्टर ह्यूम ने 1869 ईस्वी में लिखा था। और जो ये चौथा है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, यही सही आंसर हो जाएगा। इसको प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने लिखा था। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बीटीसी में यही ज़्यादातर चांस है कि यही पूछेगा। आप और ये सब अच्छे से बीटीसी कर रहे हैं ना, और जो सब इन सबों की लिख के तैयार कर ले रहे हैं, तो आप यूपी टेट और सुपर टेट का तैयारी इसके साथ ही हो जाएगा आपका। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 115 है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? अ छात्र, ब शिक्षक, स अभिभावक और समाज, द सभी को। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी को। मूल्यांकन की आवश्यकता, शैक्षिक आवश्यकता सबको होती है, छात्र को भी होती है, शिक्षक को भी होती है, और अभिभावक और समाज को भी होती है। छात्र का मूल्यांकन किया जाता है, इससे पता चलता है कि छात्र की कमजोरियां क्या क्या हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस क्षेत्र में उसकी पकड़ है, किस में पकड़ नहीं है, जिससे उसको निदान किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। और शिक्षक के निदान मूल्यांकन से क्या पता चलता है? शिक्षक को ये पता चलता है कि हमको कैसे प्रभावी ढंग से पढ़ा सके बच्चों को, तो ये भी सीखता है, इसको भी शिक्षक ही। और अभिभावक और समाज को भी मूल्यांकन से उनमें सुधार होता है और उनकी कमजोरियों को पता लगता है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता तो सबको होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी को। प्रश्न संख्या 116 है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर है 6। सामान्य रूप से मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। तो इसका ऑप्शन
सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। ऑप्शन अ है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, ब है सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, स में सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, द है सत्र प्रारंभ से सत्रांत, सत्रांत मतलब होता है सत्र के अंत तक परीक्षा की योग्यता का आकलन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, यानी सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक परीक्षा की योग्यता का आकलन करना है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सतत मूल्यांकन का मतलब होता है शिक्षा के साथ साथ मूल्यांकन, यानी शिक्षण कार्य भी होता रहे और साथ साथ नियमित रूप से मूल्यांकन होता रहे और बच्चों को पता लगाया जाता रहे कि उनमें कहाँ कमी है और उसको दूर किया जाता रहे, इसी को सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब 6। शैक्षिक जितने भी शोध हैं, संज्ञानात्मक शोध, भावात्मक शोध या क्रियात्मक शोध, उनमें 6 चरण होते हैं, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 120 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अ अधिक्रमित अनुदेशन, ब टोली शिक्षण, स खुली कक्षा कक्ष या द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे अभिक्रमित, अभिक्रमित मतलब होता है खुद से अभिक्रमित, मतलब खुद से उत्तेजित, स्वयं जब आदमी शिक्षा के प्रति जागृत होता है उसको अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। और टोली शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चों को पेयर में बांट दिया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है और अनुदेशन दे के उनको पढ़ाया जाता है, तो ये टोली शिक्षण कहलाता है। और खुली कक्षा कक्ष का मतलब ये होता है कि ओपन, आप बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं और खुद करके वो बातचीत करके आपस में सीखते हैं, उसको खुली कक्षा कक्ष बोलते हैं। तो ये सभी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, ये नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने की विधियां हैं। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 121 है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अ विश्लेषण, ब संश्लेषण और स मूल्यांकन और द है मूल्य आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मूल्यांकन आकलन। तो इसके लिए आप ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ज्ञानात्मक क्षेत्र के सभी पदों को पता होना चाहिए। तो उसका पद क्या होते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये तीनों तो दे ही दिया है, तो नहीं पूछा है, तो एक ही बचता है मूल्य आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 122 है, ब्लू प्रिंट है। ये प्रश्न दोबारा आ गया है। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, प्रश्न पत्र का आधारशिला है। जब प्रश्न पत्र बनाते समय हम अंकों को विभाजित करते हैं, उसी को ब्लू प्रिंट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। अ समस्या का तुरंत हल, ब समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, स सिद्धांत का निर्माण करना, द बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। तो इसका सही उत्तर है समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। ये एक बार और आ चुका है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। इसका सही आंसर होगा ब। क्रियात्मक शोध में हमारा समस्या को सभी मिलके, शिक्षक और शिक्षार्थी मिलके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और हल ढूंढते हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 124 है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। अ व्यतिकरण, ब समीक्षा, स प्रत्ययन, द परिकल्पना उपकल्पना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द परिकल्पना उपकल्पना। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, प्रस्तावित उत्तर मतलब यही हो गया ना, कल्पना, प्रस्तावित लेकिन निश्चित कल्पना को ही परिकल्पना कहा जाता है। तो इसका द सही आंसर हो जाएगा। ये भी पहले आ चुका है, लेकिन प्रस्तावित उत्तर के नाम से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ है, तो इसका अर्थ वही है। लेकिन प्रश्न के 125 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो इसका ऑप्शन है निष्कर्ष, ब है प्रदत्त विश्लेषण, स है परिकल्पना निर्माण और द है सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा निष्कर्ष। किसी भी शोध का जो क्रियात्मक है उसका लास्ट में निष्कर्ष तक ही तो आदमी पहुंचता है। पहले समस्या होता है, क्रियात्मक शोध में पहले समस्या आता है, समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसका काम करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, फिर अंत में उस पर निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, फाइनली पता लगा लेते हैं कि क्या दिक्कत है। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा निष्कर्ष, ये अंतिम चरण होगा। प्रश्न संख्या 126 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है?
तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, इसमें तो एक ही उत्तर पता चलता है। तो ये और जो सिंपली आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अ स्मृति संबंधी, ब है विचारोत्तेजन संबंधी, और स है तर्क संबंधी, और द है विकासात्मक। तो ये सब तो नहीं होगा। स्मृति सिंपली है, स्मृति संबंधी है, मतलब याद करने योग्य है। ये स्मृति मतलब होता है याद करना। ये याद करने वाली वाला प्रश्न है। लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। सिंपल सा आंसर है ये। अब सारी कोई सोच नहीं लगने वाला है इसमें, अभी सारी उत्तर है ये। प्रश्न संख्या 127 है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। अ है एनसीसी, ब है स्काउटिंग, और स है रेड क्रॉस संस्था, और द है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता, जो समुदाय है उसमें सहभाग पैदा करने वाला, सबका सहयोग करने वाली कौन सी संस्था है? ये तो सभी संस्थाएं उसके अंतर्गत आती हैं। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब आया एक एक के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एनसीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट क्रॉप्स, और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी नई दिल्ली में। और स्काउटिंग का स्थापना 22 फरवरी 1857 में इंग्लैंड में वेडन पावेल ने किया था। और जो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग को स्काउट गाइड का कैंप लगा था, उसमें हम लोग को बताया गया था कि 22 फरवरी 1857 को इंग्लैंड में वेडन पावेल ने स्काउटिंग की शुरुआत की थी। और भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1913 में एनी बेसेंट ने किया था। तो भारत में एनी बेसेंट हो जाएंगे और वर्ल्ड में वेडन पावेल हो जाएंगे। और रेड क्रॉस संस्था क्या होता है? रेड क्रॉस संस्था होता है कि इसकी शुरुआत जॉन हेनरी ड्यूनेट ने किया था। जॉन हेनरी ड्यूनेट ने किया था रेड क्रॉस संस्था। और इसका अर्थ होता है, इसका काम होता है कि युद्ध या किसी भी कठिनाई में जो 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 भी घायल हो रहे हैं, जो भी असहाय व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करना और जीवन स्तर को उच्च बनाना। प्रश्न संख्या 128 है। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? अ बहुविकल्पी प्रश्न, ये तो उसी का बदला हुआ नाम है, ये है। ब है एकांतर प्रश्न, ये भी होता है। द है लघुत्तरी प्रश्न, ये लघुत्तरी प्रश्न तो साफ साफ आ गया, लघुत्तरी, तो ये वस्तुनिष्ठ कैसे हो गया? यही आंसर सही हो जाएगा। द दिया है मिलान पद, मिलान भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में ही आएगा, क्योंकि वो उसमें भी 4 इधर आंसर दिए रहते हैं और 4 इधर रहते हैं, 4 या 5, और एक से एक को मिलाना रहता है, तो ये भी उसी के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन लघुत्तरी प्रश्न होता है, इसमें कम से कम 60 वर्ड से ऊपर लिखना रहता है, तो ये लघुत्तरी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो निगेटिव आंसर ही सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर सही होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप बता सकते हैं। और आज ये बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है और कल से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।